सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। अहम तरीन मसला हो गया है पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा 6 जजेस हाई कोर्ट के एक साथ ख़त लिखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सुप्रीम कोर्ट को। और उस ख़त के मुंदरजात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सभी कुछ इसमें मौजूद है, सारे हमारे जो पैनलिस्ट है वो भी जानते हैं। मुख्तसर ये कि दबाव है, थ्रेट्स है। तो इस सिलसिले में ये कहा गया, एक तासुर आया, एक लीगल स्टेटमेंट आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्योंकि इंडिपेंडेंट इदारा है, आज़ाद है और सुप्रीम कोर्ट के मातहत बराह रास्त नहीं है, तो इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर खुद इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस या फुल कोर्ट उनकी जो भी है वो उसको देख सकती है। दूसरा, बहरहाल ये ख़त लिखा गया और इस ख़त के ऊपर फिर देखा कि कमीशन बन गया। मुख्तसर हम कर रहे हैं बात को। कमीशन बन गया और कमीशन के जो सरबराह थे जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उन्होंने माज़रत कर ली। फिर एकदम हमने देखा कि इस पर सो मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया और फिर इस सुप्रीम कोर्ट ने इस सो मोटो नोटिस लेके इस केस को टेकअप किया। क्या बातें हुई, क्या कुछ हुआ, बहुत सारी बातें हुई और 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हुई इसमें। एक अदलिया की साख और दूसरा अदलिया की आज़ादी के ऊपर कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि उन जजेस को कुछ खतूत ऐसे आए जिनमें पाउडर्स हैं और उसकी वो भी पहुंच गए हैं वहाँ तक। बहरहाल इंतज़ामी तौर पर ये मैटर अदालत में जो मौजूद मैनेजमेंट है उसको देखना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये लेटर पहुंचता है और उसके बाद अब वो एक अहम तरीन इशू बन गया है कि ये किसने भेजा और किस किस्म का पाउडर था। इसमें मुख्तलिफ बातें सामने आ रही है। मसला ये है कि अदलिया क्या पाकिस्तान की आज़ाद है, और अगर पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है और पाकिस्तान की अदलिया में बैठे हुए जजेस ने आइन और क़ानून का तहफ़्फ़ुज़ करना है और ये कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसमें एक है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो उसमें हलफ लिया है और उस हलफ के कुछ अल्फाज हैं, वो मैं आखिरी अल्फाज चाहता हूँ पढ़ दूँ ताकि क्लियर हो जाए। ऊपर तो सब कुछ लिखा है लेकिन मैं आखिरी अल्फाज पढ़ देता हूँ। एंड डैट इन ऑल सर्कमस्टांसेस आई विल डू राइट ऑल मैनर ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। ये जजेस के आपके हलफ हैं। तो फिर सवाल ये है कि अदलिया को ख़तरा कहाँ से है, अंदर से है, बाहर से है, उसके बहुत सारे गैर कानूनी फ़ैसलों से उसकी साख मुतासिर हुई है या बैरूनी दबाव से हुई है, और ये दबाव है तो क्यों है, और अदालती जजेस ये दबाव क्यों लेते हैं जब इन्होंने हलफ उठाया है, और फिर इन दबाव या इन थ्रेट्स का असल महवर कौन है जो इनको रेक्टिफाई करेगा। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ इरफान कादिर साहब हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक सेक्रेटरी कानून। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल्स, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। शोएब शाहीन साहब हैं, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इरफान कादिर साहब, कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को सर? मैं समझता हूँ बिल्कुल, अगर जजेस ने चिट्ठी लिखी है जिसमें कि उन्होंने किसी दबाव का जिक्र किया है तो ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अब भी समझता हूँ कि ये भी देखना पड़ेगा कि ये मामला तो पहले हुए थे और उन्होंने पहले जब माजी के चीफ़ जस्टिस से भी बात की और मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनसे भी अपनी गुजारिशात पेश की थी इस बारे में, लेकिन उस पर जो चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, वो उस पर खामोश क्यों रहे, ये भी चीज़ें देखने वाली हैं। और फिर जजेस को आखिरकार जस्टिस फ़ायज़ी साहब को एक चिट्ठी लिखनी पड़ी जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे भी काम करते हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस सारी चीज़ का क्या ताल्लुक़ है, तो वो भी कुछ
बात इतने अदराक में नहीं आती कि उससे क्या ताल्लुक़ है। तो जजेस के पास जब पावर थी अपनी कंटेम्प्ट की तो वो बुरुए कार ला सकते थे, और अगर उनके ख़िलाफ़ किसी ने पर्सनली कोई ऑफेंस किया तो उसके लिए भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, वो मामला जो है पुलिस को भी रिपोर्ट कर सकते थे। तो ये सारा रास्ता तो इख्तियार नहीं किया गया। बहरकैफ चीफ़ जस्टिस तक जब बात पहुंची तो प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर आ गए बीच में, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिल के तो एक कमीशन बनाया जो कि साबिक चीफ़ जस्टिस ने हेड करना था, लेकिन वो भी इसको छोड़ करके चले गए क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना प्रेशर पड़ा कि ख़ास तौर पे जो वो लोग थे जो समझे जाते थे कि एक मुखालफत रखते हैं इस सारे प्रोसेस से, उन्होंने इसको सारा पोलिटिसाइज़ कर दिया। और इस चीज़ से जस्टिस जिलानी जो है इस अनप्लेजेंटनेस से डेफिनेटली घबराए और उन्होंने भी रिकूज़ कर लिया। तो ये भी एक प्रेशर था एक साबिक चीफ़ जस्टिस पे जो कि डाला गया सोशल मीडिया के ज़रिए। तो ये भी प्रेशर जो सोशल मीडिया के ज़रिए डाला जा रहा है ये भी अदलिया की आज़ादी को इम्पेक्ट कर रहा है। फिर बाहर से भी प्रेशर आ रहा है जैसे कि जजेस कहते हैं, और फिर अदलिया के अंदर से भी प्रेशर आता है जबकि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करके पूरे सुप्रीम कोर्ट को सबजुगेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंदरूनी प्रेशर भी हैं, बैरूनी प्रेशर भी हैं अदलिया पे, और उसके अलावा उनके जो गलत फ़ैसले माजी के हैं और उन गलत फ़ैसलों का जो प्रेशर है वो भी उनकी आज़ादी को पामाल करता है, उनकी आज़ादी को इम्पेक्ट करता है। तो ये सारे प्रेशर्स जो हैं आज की अदलिया को फेस करने पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अप्रोच की थी, जैसे आपने भी जिक्र किया चीफ जस्टिस को, ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर था, फुल कोर्ट बनाकर वो इसको डिस्कस कर सकते थे, क्या कर सकते थे इसके ऊपर। दूसरा ये कि क्या इस किस्म के अगर थ्रेट्स आती हैं तो उस रियासत या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है इन मसले को हल करे। एक दूसरा, इस सिलसिले में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई और कमीशन बना, तो ये मुलाकात सही था, होना था, या इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेवल पर हल करना चाहिए था, या एग्जीक्यूटिव को अपने लेवल पर हल करना चाहिए था? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेवल पे तो ये हल नहीं हो सका क्योंकि उनके पास कंटेम्प्ट पावर थी, उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। दूसरा ये था कि जैसे मैंने आपको कहा कि वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के नोटिस में चीज़ें लाते, वो भी नहीं लाए। लेकिन अब जब वो एलिगेशन सामने आ गई हैं तो एलिगेशंस को इंक्वायर करना या इन्वेस्टिगेट करना सुप्रीम कोर्ट का तो काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ब्रांचेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, उसमें इन्वेस्टिगेशन है, उसमें प्रोसिक्यूशन है, उसमें एडजुडिकेशन है। तो अदालतें तो एडजुडिकेशन करती हैं, ये तो प्रोसिक्यूशन भी नहीं कर सकती। तो चाहे जाए कि आप इनसे इन्वेस्टिगेशन कराएं या इंक्वायरी कराएं, तो इन्वेस्टिगेशन कराना या इंक्वायरी कराना भी इनका फंक्शन नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने इस तरफ भी अटर्नी जनरल की तवज्जो मबजूल कराई थी। उन्होंने अटर्नी जनरल से कहा था कि आप क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 भी पढ़ लें कि हमारा दायरा इख्तियार क्या है, जिसकी तरफ के चीफ जस्टिस ये इशारा कर रहे थे कि हमारा दायरा इख्तियार जो है वो अदालती मामलात की हद तक है, तफ्तीशी मामलात में तो हम नहीं जा सकते, हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, इंक्वायर नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप बिल्कुल सही आपने डॉक्टर साहब सवाल पूछा है कि ये जो मामले हैं ये तो एग्जीक्यूटिव के करने के थे, ये तो इनके करने के नहीं थे। और अब अगर फुल कोर्ट बैठ भी जाता है तो ये जो मामला आते हैं इवेंचुअली ये तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के पास ही जाएंगे, उन्हीं के सामने जाएंगे। हाँ, उसमें वो कमीशन पहले कॉन्स्टिट्यूट करें और उसके बाद फिर तफ्तीशी अदारे उसको देखें, लेकिन ये मामला जो है फुल कोर्ट भी नहीं कर सकेगी। तो इसलिए मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ठीक है सर, कि ये जो चीज़ है तफ्तीश करना, इंक्वायरी करना, एलिगेशंस की छानबीन करना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ठीक जी। हसन रज़ा पाशा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ जस्टिस का मुलाकात, फिर कमीशन बनना, फिर कमीशन का मना होना, फिर सो मोटो नोटिस लेना, फिर उसके बाद फुल कोर्ट पे ये केस चले जाना, और फिर ये भी कहना कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन क्लियर है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जुडिक्शन क्लियर है, तो अब इस केस का बनेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक ले जाएगी सर? डॉक्टर साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री से मिलना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो मुलाकात नहीं की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि जो
जो हमें लगा वो यही सामने आए चीज़ के फुल कोर्ट मीटिंग हुई और वहाँ पे अक्सरीती जजेस ने मैंडेट दिया चीफ जस्टिस को कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिलें। अब जो फुटेज सामने आई वो एक कमेटी रूम है, कई दफ़ा हम उसमें गए हैं, कमेटी रूम में हमारी भी एज बार मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव हमारी मुलाकात हुई जजेस साहिबान से। तो उसमें आप देखिए सीनियर प्यूनी जज वहाँ बैठे थे और रजिस्ट्रार वहाँ पे मौजूद थी और उनके साथ लॉ मिनिस्टर और उन्होंने किया, कुछ 1-on-1 या छुप के मुलाकात नहीं हुई। ये मैंडेट फुल कोर्ट ने दिया था। बहरहाल इसमें कोई मज़ायका नहीं है और उन्हीं के दिए गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कमीशन का क़याम अमल में लाया। अब जब वो कमीशन रिक्यूज़ कर गया तो फिर 184(3) की कॉग्निजेंस उन्होंने ले ली। मेरा ख्याल ये है कि अल्टीमेटली फिर भी कमीशन की तरफ ही जाना पड़ेगा। अभी आज हमारी पाकिस्तान बार कौंसिल की जनरल हाउस का इजलास था, उसमें भी हमने जो करारदाद मंजूर की है वो ये है कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट बेशक बैठे, लेकिन जो कमीशन बनाने जाएंगे तो वो हाज़र सर्विस जजेस पे मुश्तमिल कमीशन हो ताकि वो इंक्वायरी करे और ये जो एविडेंस है वो कलेक्ट करे और इस केस का जल्द अज जल्द फैसला हो। इसको ऐसे साइड पे रख देना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि बड़े अहम नौइयत के सवालात इन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने ख़त में उठाए हैं। मुझे सर ये बताएं कि आप कह रहे कमीशन चले, किसी आप हाजिर सर्विस एक जज को कह देते हैं, पहले रिटायर्ड जज को बना दिया गया। मुझे ये बताएं सर, 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 6 जजेस हाई कोर्ट के वो रो रहे हैं, वो तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने वो तमाम ज़राए इस्तेमाल किए जो एडमिनिस्ट्रेटिवली करना चाहिए था, यानी चीफ जस्टिस के पास गए, उनको बताया, फिर ख़त भी लिखा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 6 हाई कोर्ट के जजेस इन दबाव और धमकियों को फेस नहीं कर सके, जबकि हलफ उठाया हुआ इन्होंने, मैंने पढ़ दिया वो हलफ, तो फिर दूसरे जजेस इसकी कैसे इंक्वायरी कर सकेंगे सर? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के पास अपने खुद एक इख्तियार था कि वो जिस वक्त कोई भी वक़ूआ हुआ वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते थे आर्टिकल 204 के तहत, लेकिन नहीं की गई। बल्कि इसमें वो अपने चीफ जस्टिस को जो ख़त लिखा उन्होंने, उसमें ये कहा कि आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें। हालांकि वो खुद ले सकते थे और लेनी चाहिए थी। माशाल्लाह बड़े दलेर जजेस हैं और इनमें वो जज भी शामिल हैं जिन्होंने माजी करीब में एक डिप्टी कमिश्नर और एसपी को सज़ा भी सुनाई और उस वक्त भी उन्होंने कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया। लगता नहीं है सर, अगर ये दबाव था तो उनके हलफ में तो लिखा हुआ है कि दबाव आएंगे, आप दबाव को छोड़ें सर। उसी वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उस जिसने दबाव डाला था उसको अंदर कर देते, फिर ये रोना धोना क्यों था सर? और ये तो उनको अल्लाह मियां ने अपने बाद अल्लाह मियां ने अपने बाद पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से बड़े इख्तियारात दिए हैं और उनके अपने इख्तियारात बहुत हैं, तो उस इख्तियारात के तहत वो दबाव में क्यों आए सर? क्यों उनको आगे जाना पड़ा? क्यों नहीं कंटेम्प्ट किया उसको? क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया? देखिए, तारीख की दुरुस्ती के लिए इनको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की? अब ये तो मामला जब कमीशन में इंक्वायरी आएगी तो फिर ही ये बता पाएंगे। और फिर दूसरी साइड पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ज़ाहिर है ऑन बोर्ड लिया जाएगा कि जब इन्होंने शिकायत की तो आपने क्यों नहीं आगे इनिशिएट किए मामलात को। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। हो सकता है वो बताएं कि उन्होंने किसी को कॉल की, किसी से बात की और उनको क्या यकीन दहानी कराएगी। ये सारी चीज़ें बहरहाल ट्रुथ जो है वो सरफेस पे तो आएगा और ये जब तक कमीशन नहीं बनेगा और वो इनिशिएटिव नहीं लेगा उस वक्त तक तो शायद ट्रुथ सरफेस पे ना आए। क्या ये मुमकिन है कि चीफ जस्टिस के अंडर, आपने सर्विस जज के अंदर मांगा है, तो खुद चीफ जस्टिस अपने चंद जजेस के साथ ये कमीशन का हेड हो सकते हैं सर? देखिए, चीफ जस्टिस सिर्फ
वो जो है वो सीनियर अमंगस्ट अदर जजेस होता है। इसके अलावा तमाम इख्तियारात जो चीफ जस्टिस को हासिल हैं, माँ सिवाय चंद एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात के, बाकी तमाम इख्तियारात इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को भी वही हासिल हैं जो चीफ जस्टिस को हासिल है। और आप देखें कि हम रोज़ाना उनके पास कंटेम्प्ट लेकर जाते हैं और वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं। अगर हम ये मुतमिन कर पाते हैं कि ये कोर्ट के किसी आर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई तो वो कंटेम्प्ट कर देते हैं। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा मुख्तसर जस्टिस की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। नहीं सर, वो ठीक है, बहुत अच्छा किया। मैं तो मुख्तसर ये पूछ रहा हूँ, तो चले मैं बाद में पूछूंगा आपसे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। शोएब शाहीन साहब की तरफ आता हूं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। जी शोएब साहब, क्या कहते हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने थ्रू इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI के ज़रिए प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए हैं जुडिशरी के ऊपर, मगर ये बदतरीन मिसालें कायम हुई हैं ये इस पीरियड में जो पिछला 1 साल गुजरा है, जिसकी मिसाल आपने देखा है। उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्डर्स के हुसूल हासिल करने के लिए वो प्रेशर राइजिंग टेक्निक से इस्तेमाल हुआ उनके ऊपर। जिन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया, एक के बिरादर निस्बती को उठा लिया गया और दूसरे पे इतना प्रेशर डाला कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। फिर वो न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 2-5 को मिलते हैं, 2-5 को मिलने के बाद 3-5 को वो चीफ जस्टिस अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये उनको बताते हैं कि नहीं जी, मेरी DGC से बात हो गई है और वो आइंदा इंटरफेरेंस नहीं होगी, लेकिन वो सिलसिला उससे ज़्यादा ज़ोर और शोर से जारी रहता है। पहला सवाल तो ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कॉन्टेम्प्ट नोटिस देने चाहिए थे, ना कि वो उनसे टेलीफोन पे बात करे कि जो आप जो जुर्म कर रहे हैं उस जुर्म में अब कमी कर दें और आइंदा जुर्म ना करें। अब उससे आगे मामला जाता है, ये तो बातें अब खुली हैं। अब इन्हीं के लेटर के पैरा नंबर 6 में लिखा हुआ है उन तमाम केसेस में हमारे ऊपर प्रेशर है जिनका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है। तो ये किसको नहीं पता कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसके खिलाफ आर्डर्स लेना चाहती है, किसके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करा रही है। वो वाहिद लीडर है वो इमरान खान, बाकी तो सारी पार्टियां माजी में आपने कहा माजी में भी ऐसे होते रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट या कोई इस तरह के एलिगेशंस लगती रही है। इससे पहले आपके वो थे जज शौकत सिद्दीकी, उन्होंने भी उसका हवाला भी दिया है। मैं तो आपसे सर एक चीज़ पूछ रहा हूँ, वो ये बताइए कि क्या इन जजेस ने जो ख़त लिखा है वो ख़त लिखना सही था या इनको खुद एक्शन लेना चाहिए था? क्योंकि हलफ में तो ये मौजूद है कि न ये किसी खौफ में जाएंगे न किसी फेवर में जाएंगे। मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, उसके अंदर मंदरजात जो हैं उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो डेफिनेटली पहले भी होते रहे, अब भी हुए हैं। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो ख़त लिखा है उन्होंने ये कहा है कि हमने उसको प्रेशर नहीं लिया, विदाउट फियर एंड फेवर हमने काम किया, लेकिन वो प्रेशर मुस्तकिल हमारे ऊपर जारी है। हमें इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जाए जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासर हुई है। इस मकसद के लिए उन्होंने 10 फरवरी को अपने चीफ जस्टिस को भी 12 को शायद लिखा ख़त, और वो ख़त का जवाब और ना ही वो फुल कोर्ट मीटिंग हो सकी। अब इनके जजेस के पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ये था इस दौरान कि वो खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू करें, जिसका उन्होंने खुद उस पर जवाब दिया हुआ है कि हम खुद इसलिए नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तो उनको कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 10 मई का ख़त है पिछले साल 2023 का कि आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करें, उन्होंने नहीं की। उसके बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंजाल साहब से भी मिले और बल्कि वो काजी फाइसा साहब जो सीनियर प्यूरी जज थे उनसे भी मिले थे। बहरहाल किसी लेवल पे उनकी ग्रीवेंस स्टेटस नहीं हुई, लेकिन उसमें इस ख़त में लिखा हुआ है कि चूँकि हम एग्रीव पर्सनस हैं, हमारे पास वो एविडेंसेस हैं, हमने वो अपने आप को वो एविडेंसेस पेश करनी है, तो बजाय इस बात के कि हम खुद अपने केस में मुनसिफ बन जाएं, तो बेहतर होगा कि आप यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा कि आप कंटेम्प्ट नहीं, ये बेस्ट सोल्यूशन था, ये सही बेस्ट सोल्यूशन था, ये बेस्ट सोल्यूशन है, ये उनका ये हक है। क्योंकि देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन में 175 टू क्लियर है, 209 क्लियर है, 189
कि वो हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, उस पर वो जजमेंट तो दे सकते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी नहीं कर सकते, तो फिर ये कैसे कानूनी तौर पर ये ख़त जो है वो उनसे ये तकाजा कि वो एक्शन लें, ये कैसे दुरुस्त है सर? देखें, दो बातें इसमें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि उन्होंने ख़त लिखा अपने चीफ जस्टिस को कि आप कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू करें, उन्होंने उस पर नहीं की और उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया, कोई उसको उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की और उनको अपने कंसर्न शो किए और उस पर भी उनका ग्रीवेंसेस हल नहीं हुआ। तीसरा जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस मांगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जी आप बताएं कि जब एक ऐसा वाक़या हो जाए ये कर सकते हैं, बस इतना बताएं सर, ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस ठीक है, मैं आगे बात करूंगा। मैं जरा इरफान ठीक बोले उस दिन भी उन्होंने यही कहा है कि दो ऑप्शन है, दो चीजें, एक है जो वाक़यात हुए हैं उनके खिलाफ जो कंसर्न लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन कैसे लेना है, दूसरा जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने गो एट करना है, इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस देनी है कि अगर फर्ज करो अपने किसी सिविल जज को कोई मसला है, वो अपने चीफ जस्टिस को लिखता है और वो उसका ग्रीवेंस रिटेस्ट नहीं होता तो क्या होगा। दूसरा ये है कि सिटिंग जज कोई भी इस तरह का प्रेशर में आता है या इस तरह के हालात आते हैं तो अपने चीफ जस्टिस को बताता है या लिखता है तो वो उस पर एक्शन नहीं होता तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, और इसकी हमने क्या गाइडलाइंस देनी है और इसका क्या फैसला करना है। ये दो चीजें हैं और दोनों अब फुल कोर्ट बैठ के इसको रिजॉल्व करेगा। मैं आता हूँ जरा इरफान कादिर साहब, देखिए अब तो पाउडर भी आने लगे हैं सर, पाउडर पहुँच गए हैं, कहते हैं वो कोई जहरीला पाउडर है, दिस एंड डैट है, इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट्स कीजिएगा। लेकिन सर मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारी अदालतें हैं ये कहती तो हैं कि अदलिया की आज़ादी पे हम कोई मसलन दबाव कबूल नहीं करेंगे, लेकिन फिर हम देखते हैं माजी के फ़ैसले, नज़रिए ज़रूरत, गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसले, फिर जजेस के इख्तलाफात, फिर आपने जिसकी निशानदेही भी की। तो मेरा सर आपसे यहाँ पर सवाल है कि पाकिस्तान की अदालतें कितनी आज़ाद हैं और इन आज़ादी के ऊपर बैरूनी दबाव कितना है और अंदरूनी इनकी गलती कितनी है, एक, और अदलिया की साख को जो नुकसान पहुँचा है उस नुकसान में ज़्यादा बैरूनी दबाव है या इनके अपने गैर कानूनी गैर आइनी फैसले और इनके इख्तलाफात हैं? जी इरफान कादिर साहब। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये आपने जो पूछा कि ये जो बहुत सारी चिट्ठियाँ आ रही हैं जिसमें कि ये जहरीला पाउडर या जहरीला मादा जो है चिट्ठियों के अंदर रखा गया, ये तो मिसक्रिएंट्स हैं, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी से भी, बल्कि ये खाम खा बीच में जिसे कहते हैं ना आपस में कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के जो तबके हैं उनमें कुछ लड़ाई कराई जाए या रिश्वतवानियाँ पैदा की जाएँ, इससे ज़्यादा इनका कोई मकसद नहीं है। तो मैं इसको ज़्यादा अहमियत इन चिट्ठियों को नहीं दूँगा। ठीक। और अब रही दूसरी बात कि अदलिया की आज़ादी को ख़तरा जो है वो अंदरूनी अदलिया के जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से है या बैरूनी जो अनासर है उनकी वजह से है। तो मैं समझता हूँ कि ख़तरा तो बैरूनी अनासर से भी था अदलिया को और रहा है, लेकिन अंदरूनी से ज़्यादा है, इसलिए कि माजी के जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने तो अदलिया पूरी सुप्रीम कोर्ट को अपने ताबे किया हुआ था, अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बना के, फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करा के, और फिर ऐसे फ़ैसले जहाँ पे कि उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस या लोअर कोर्ट के जजेस जो है उनकी कोई वक़्त ही नहीं रह गई थी और वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी का बेंच बना के जो मर्ज़ी फ़ैसला करते थे और फिर यहाँ तक लिख देते थे कि वो जो प्रोसीडिंग्स हैं हाई कोर्ट्स में वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो गई हैं, जबकि कानून में ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो ये ख़ास तौर पे उस ज़माने में बहुत हुआ जब वो हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं जो अपने आप को बाबा रहमते कहते थे उन्होंने किया। उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया कि उन्होंने एक यानी PCO जजेस का बेंच बना के, सारे PCO जजेस थे और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को निकाल दिया, और उस पर जो वकला का रोल है वो बड़ा ख़राब रहा कि जहाँ वो अदलिया की आज़ादी की बातें करते थे वहाँ पे जब PCO जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को निकाला तो वही वकला जो है उस वक्त खामोश रहे, और उसका नतीजा जो है फिर वो हमें नज़र आया कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो जितने बड़े वो हीरो बन के सामने आए थे कि एक इंस्टीट्यूशन को आज़ाद कराने आए हैं, वो इंस्टीट्यूशन को उन्होंने ही कैद करके रख दिया, और इस बुरी तरह से कैद किया कि
जुडिशल कमीशन में जो अपॉइंटमेंट्स थी वो भी फ़र्द वाहिद ही तकरीबन कर रहा था शुरू से ही, और वो जो रूल्स थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एतराज़ उठाए। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इस तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि अदलिया को अंदरूनी तौर पे ज़्यादा ख़तरा था। जजेस ने ख़ुद अदलिया की आज़ादी को पामाल किया, जैसे कि जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने भी माना इस चीज़ को कि भुट्टो केस में भी उन्होंने कहा कि हमारे पे प्रेशर, जो कि बैरूनी प्रेशर की तो बात की, लेकिन वहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ कि 3 जजेस जो थे उन्होंने तो एक्विट किया था भुट्टो साहब को, तो इन 4 पे कैसे ज़्यादा प्रेशर पड़ गया? तो वहाँ पे भी अगर कोई बैरूनी प्रेशर था तो अंदरूनी जो प्रेशर है अगर जजेस खुद ही ले लें तो वो तो फिर जजेस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें काफ़ी हाथ जो है वो हिस्सा जो है अदलिया ने ख़ुद भी डाला है अपनी आज़ादी को सलब करने में, ख़ास तौर पे उन चीफ जस्टिस ने जो फ़र्द वाहिद बन के पूरी इंस्टीट्यूशन को हाईजैक करके ले गए। तो और फिर आपने सही कहा कि ऐसे फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के जो कि बिल्कुल मंतकी और कानूनी एतबार से भी गलत थे, जहाँ पे कि जमहूरियत पे शब खून मारा गया, तो जब आप चढ़ दौड़ेंगे दूसरे अदारों पे तो असल में तो आप मौका दे रहे हैं दूसरे अदारों को कि वो भी फिर रिटेलिएट करें, तो फिर नुकसान तो अदलिया की आज़ादी को होगा इवेंचुअली। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर ये सारी चीज़ें एड्रेस की जाती हैं फुल कोर्ट में, ये मामला चूँकि अब फुल कोर्ट में जाएगा और अगर फुल कोर्ट इन सारे एस्पेक्ट्स को देखता है तो काफ़ी उसमें अच्छा फ़ैसला आ सकता है। और अपने पुराने केसेस को अगर रिविजिट करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बहुत सही बात की है। लेकिन अगर उन्होंने लॉपसाइडेड होकर देखा कि सिर्फ बैरूनी प्रेशर की तरफ देखते रहे कि अदलिया को ख़तरा बैरूनी प्रेशर से है, तो नहीं, अदलिया को ज़्यादा ख़तरा उस अदलिया से है जो मादर पिदर आज़ाद अदलिया हो गई थी। और जब तक कि वो ब्रेक्स नहीं लगाएंगे, कॉशन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक ये जो फुल कोर्ट जो का बैठना जो है वो बेमानी होगा। मैं इरफान कादिर साहब के इसमें सवाल उठाता हूँ, आपके सामने रखता हूँ कि ये फुल कोर्ट अगर सिर्फ ये देखे कि बाहर के अनासिर के, उन्होंने तो कहा है ना अदलिया की आज़ादी पे हम कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे, तो सर अदलिया आज़ाद कहाँ है? पहला तो सवाल ये, हर आदमी हमसे पूछता है डॉक्टर साहब अदलिया आज़ाद है? तो यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ सर कि एहसन रज़ा पाशा साहब, आप चीफ चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल है, मुझे बताएं कि अदलिया आज़ाद है? पहले तो ये बताएं ताकि मैं फिर वो सवालात आपके सामने रख दूं जिससे शायद जाहिर हो कि अदलिया आज़ाद थी या नहीं है। तो ये दोनों चीज़ डिस्कस होगा कि अदलिया के गलत फैसले, गलत हिकमत अमली, जजेस के अख्तलाफात, मैनुपुलेशन, पॉलिटिसाइज, ये सारी चीज़ें अंदरूनी भी डिस्कस होंगी और बैरूनी भी। क्या कहेंगे सर? पता नहीं ये अंदरूनी बातें वहाँ पे डिस्कस होंगी या नहीं होंगी, लेकिन एक बहुत अहम फैक्टर डॉक्टर साहब जो अदलिया के अंदर ग्रुपिंग है और जिसकी निशानदेही पिछले 4-5 साल से हम मुसलसल किए जा रहे हैं वो है, और उसने बहुत नुकसान पहुँचाया है। एक इस ख़त में एक मिसाल ऐसी भी दी गई किसी केस के हवाले से, उसको पोलिटिसाइज तो किया जा रहा है और लेकिन अगर उसको दूसरी नज़र से देखा जाए तो उसमें भी ग्रुपिंग एक वाज़े नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ इस इंस्टीट्यूशन को तबाही के दहाने पे लेके जा रही है। देखें, राय में इख्तलाफ हो सकता है, आपके लीगल अप्रोच और कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब मामलात ज़ाती नोयत के बन जाएं, आपको याद होगा कि पिछले टेन्योर में हमने ये देखा कि मखसूस बेंचेस बनते थे और बेंचेस जब उनकी फॉर्मेशन हो जाती थी मखसूस केस के लिए तो फिर वो चेमेगोइयाँ शुरू हो जाती थी, उंगलियाँ उठने शुरू हो जाती थी। और एक आपका बल्कि जो कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जर्नलिस्ट, वो बता दिया करते थे कि इस केस का क्या फ़ैसला होना है, किस रेशो से ये फ़ैसला आना है। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है इस इंस्टीट्यूशन के लिए। जब हमारी पहली मीटिंग हुई अपना जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा साहब से, तो मैंने उस वक्त ये मुतालबा रखा था कि जनाब आप स्पेसिफ़िक केसेस के लिए स्पेसिफ़िक बेंचेस बनाने से अवॉइड करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब भी आप स्पेसिफ़िक केसेस कोई आते हैं और उनके लिए स्पेसिफ़िक बेंचेस की तश्कील करते हैं तो फिर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं।
रूटीन में बेंचेस आप ही बनाते हैं या कमेटी ने बनाने हैं, उन बेंचेस में वो केस लग जाए, कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं करेगा। और आपने शायद ये देखा होगा कि इस रजीम में बेंचेस की तश्कील पे एतराज़ात निस्बतन कम आए हैं, बहुत कम आए हैं, किसी ने एतराज़ नहीं किया। तो अगर इस तरीके से मामलात को आगे चलाया जाए तो वो ज़्यादा साहिब है और ज़्यादा मोतबर है और इस इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतर हो सकता है कि वो अपने ऊपर वो ऑब्जेक्शंस ना करें। जी मैं यहाँ रोकूंगा, एक नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, ये शोएब साहब ये बताइए, बिल्कुल क्लियर सवाल रख देता हूँ आपके सामने, अदलिया की साख को मुतासर किसने किया है सर? आवाम ने किया है या किसी इदारे ने किया है, एग्जेक्टिव ने किया है, या ख़ुद अदालती फैसलों और रवैयों ने किया है? इसी तरह अदलिया की आज़ादी जो है वो मुतासर हुई है अदलिया के इंटरनल अपने ग्रुपिंग से या बैरूनी किसी दबाव से सर? देखिए, ये कलेक्टिव चीज़ें हैं, आप इसको वन साइडेड होकर सिर्फ ये नहीं कह सकते। जो अच्छे जजेस हैं वो कमाल के अच्छे जजेस हैं। हम अगर ये कहें कि जी इंटरनल एज ए होल सारे जजेस के अपने किरदार की वजह से ये जुडिशरी ख़राब हुई है, तो ये बुरी बात है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे जजेस हैं या चंद एक जजेस ज़रूर ऐसे हैं जिन्होंने जस्टिस को कंप्रोमाइज़ किया माजी में भी और आज भी कर रहे हैं, जिन्होंने बैरूनी दबाव भी लिया और इंटरनली भी वो कोई अच्छा इंसाफ के लिए मेयार कायम नहीं कर पाए। तो इसलिए आप इसको एज ए होल हम 1+1 ये नहीं कर सकते, ये 2 हो गए। आपको एज ए होल एक पूरे सिस्टम को, आपके जुडिशरी के सिस्टम को देखना पड़ेगा। इस जुडिशल सिस्टम के अंदर इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि हमारे जो मुख्तदर तबके हैं उन्होंने हमेशा इसके ऊपर या प्रेशर डाला या इनको अपने साथ शिराकत इक़्तिदार करके, अपने साथ शरीके इक़्तिदार करके क्यों सर, मुझे एक सवाल यहाँ पे बताएं, मैं पूछना चाहता हूँ, चलें आप ये क्लियर कर रहे हैं, क्यों लेते हैं सर ये जजेस के ऊपर, जबकि ये हलफ उठाते हैं? मैं हलफ पढ़ भी दिया, तो मुझे ये सर बताएं कि मैं प्रेशर क्यों लेता हूँ? मुझे कोई भी आ जाए, कोई भी प्रेशर डाल दे, जैसे इरफान कादरी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में 4-3 थे, तो 3 ने इक्विट किया था, 4 ने कहा हम पर प्रेशर था। तो सर उन 4 ने प्रेशर लिया, उन्होंने हलफ तोड़ा, वो डरपोक लोग थे, वो बुज़दिल थे, वो इस काबिल नहीं थे कि वो जजेस बने, वो 3 काबिल थे जजेस बने। तो हमारे यहाँ जजेस प्रेशर क्यों लेते हैं? हम उसको इल्ज़ाम क्यों दे जो लेके आ रहा है सर? हर आदमी चाहता है कि उसके केस जो है वो जीत जाए वो केस, तो प्रेशर क्यों लेते हैं सर जजेस, ये बताएं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर जिस जज ने प्रेशर लेना है या प्रेशर में आकर फैसला करना है, उसमें या जो करप्शन के जरिए रिश्वत लेके फैसला करता है, उसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। नाइंसाफ़ी दोनों की बराबर की गिनी जाएगी। अल्लाह के यहाँ भी उनकी दोनों की जवाबदेही है और कौम के सामने भी दोनों जवाबदेह हैं। अगर हम इनको पाल पोस के सबसे ज़्यादा तनख्वाहें देते हैं और सबसे ज़्यादा इनकी पेंशन होती है, जितनी इनकी तनख्वाहें होती हैं तकरीबन 90% के करीब उनकी वो पेंशन और मराहत होती हैं, और पाकिस्तान का सबसे एक ताकतवर एक तबका और बड़ा प्रोटोकॉल तबका तस्वर होता है, अगर उन्होंने इंसाफ नहीं करना, उन्होंने हल्फ की पासदारी नहीं करनी, तो ऐसे जजेस की सज़ा ये काफ़ी नहीं है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाए। उनकी सज़ा इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। मगर क्या इस वाक़े को भी आप सामने रखें, क्या उस इंस्टीट्यूशन को जो यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुख्तदर इंस्टीट्यूशन है, जो ये समझता है कि हमने नेशनल सिक्योरिटी भी हमारे खाते में है, हमने इस मुल्क की पॉलिसीज़ भी बनानी है, हमने इस मुल्क की मईशत को भी चलाना है, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आज ये 25 तारीख का लेटर है, आज आपके पास 10 दिन गुजर गए हैं, मुझे बताएं आपका कोई एक ऑफिशियल को आपने ट्रांसफ़र किया? क्या आपने उसका कोर्ट मार्शल किया? क्या आपने उसका कोई ISPR ने कोई रिपोर्ट दी कि जनाब हमारे फला ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, हमने इंटरनल इंक्वायरी करके उनके खिलाफ ये एक्शन लेके हमने ये ऑर्डर कर दिया है? आपको अगर मुल्क को चलाना है तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं
उनको अपने आईन के मुताबिक अपने हल्क की वफादारी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप जजेस के ऊपर तो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये भी एक हिम्मत और जुर्रतमंद जज थे जिन्होंने ये खत लिखा और एक एक चीज वाज़ेह पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, वो बुज़दिल होता है कि जो रिजाइन करे और चुप करके जाके घर में बैठ जाए। ठीक है, जिसने उठा, जिसने स्टैंड लिया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, मगर जिस इदारे के लोगों ने भी ओथ लिया हुआ है उनकी ओथ में भी शामिल है कि वो सियासत में या मुदाखलत नहीं किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं है। इंडिपेंडेंस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अगर उन्होंने किया है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? बिल्कुल सही है। एग्जीक्यूटिव आखिर में आता है। सर इरफान कादिर साहब, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल 3 मिनट रह गया है, मैं सर 1 मिनट आपको देता हूं, जरा सोल्यूशन बता दें सर, क्या होगा? सोल्यूशन ये है कि इनके इंटरनल डिफरेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, और उस तरफ अभी ये आपकी तवज्जो मबजूल कराई है हसन रज़ा पाशा साहब ने, बिल्कुल वो सही फरमा रहे हैं। कोर्ट एक डिवाइडेड कोर्ट है और इसको डिवाइड करके गए हैं माजी के चीफ जस्टिस, ख़ास तौर पे पिछले चीफ जस्टिस जो अपनी मर्ज़ी के जजेस अपॉइंट कर रहे थे और अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बना रहे थे, और वो जो एक दरारें पड़ गई थी आपस में, वो आज भी कायम है। इनको जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करना है, और इसीलिए गालिबन ये चिट्ठी लिखी गई थी कि इसको इंटरनली हैंडल किया जाए। लेकिन अब मामला जो है वो कमीशन की तरफ जा रहा है कि उसमें, क्योंकि उसमें एलिगेशंस कुछ बार की कुव्वतों पे लगाई गई हैं, तो इसलिए ये जो इंटरनल मामला है सबसे पहले इनको सॉर्ट आउट करें। अगर इंटरनली इनमें यूनिटी होगी तो कोई भी बैरूनी तौर पर इनको कमज़ोर नहीं कर सकता। ठीक है, बस आज़म रज़ा पाशा साहब एक मिनट आपके पास भी है सर, क्या कहते हैं इस पे सोल्यूशन? डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि इस कमीशन को जो भी बनेगा उसको टाइम फ्रेमवर्क दिया जाएगा, और बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान बार काउंसिल ऑन बोर्ड है इस हवाले से। और हम ये समझते हैं कि इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने इतनी बहादुरी का मुज़ाहरा किया है, तो हमें वकला को बतौर इदारा इनके रहना चाहिए और वाच करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम इस पे वाच करेंगे और इसमें इनपुट भी देंगे, और हम चाहेंगे कि इस मामले का जल्द अज जल्द कोई चीज़ सामने आए ताकि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। ठीक है, ठीक है। शाहीन साहब, सोल्यूशन आपकी नज़र में क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें 2 चीज़ें इन्होंने करनी है। इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस देनी है, बल्कि इनको जब फुल कोर्ट बन जाए सारे जजेस को बुलाया जाए, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सारे जुडिशरी को, उनको कहिए एफिडेविट दें आप कि किस किस जज के ऊपर प्रेशर रहा है और किस किस जज ने गलत फैसले किए प्रेशर में आकर के। अच्छा, गलत नहीं भी वो मानते, लेकिन प्रेशर का अपना ओथ दें, एफिडेविट दें। एक दूसरा मामला ये करें कि ये गाइडलाइन दें कि अगर किसी जज पे प्रेशर आ जाए, क्योंकि सिविल जज के पास तो कंटेम्प्ट की पावर नहीं है, वो अपने चीफ जस्टिस को ही लिखेगा। यहाँ सिविल जजेस को बुला करके ISI के दफातर में उनको डायरेक्शन दी जाती थी कि अपने आर्डर लेकर आएँ, और उन्होंने चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म भी किया थ्रू MIT, और लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कोई नहीं किया। फिर इसमें गाइडलाइन ये आएगी कि चीफ जस्टिस साहब अगर कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर उसका क्या वे आउट होगा। और तीसरी बात जो होगी कि जो इस वक्त तक जिन लोगों ने ये गलत काम किए हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, उसके लिए बहरहाल सर्विंग जजेस पे मुश्तमिल कमीशन बना के उनको पॉइंट आउट करके उन अशखास को, उन लोगों को, और उसकी फिर सजा की तरफ जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात कह दी है सर। बहरहाल तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।